नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर पर नए हैं तो अभी चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ पर देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम कहिए या फिर धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें देखिए, धारावाही चालक तार का मतलब कोई चालक होगा, कोई तार होगा, उसमें धारा प्रवाहित होगी तो वही होगा धारावाही चालक तार। और जब किसी तार में विद्युत प्रवाहित होता है तो वो पूरा चुंबकीय क्षेत्र, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो वही हो जाता है धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जैसे 11,000 के वोल्टेज का तार कोई गया हुआ है, आप उससे बिना टच किए कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर की दूरी पर ही आपको वो लाइट मार सकती है, क्योंकि धारा जो होती है हमेशा तार के ऊपर ऊपर चलती है। ठीक है ना, तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बायो एवं सेवर्ट। दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों वैज्ञानिकों का नाम अलग अलग मैंने लिखा हुआ है। बायो एवं सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगों के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिसे बायो-सेवर्ट का क्या कहते हैं, नियम। यानी इसमें ये चीज़ है, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रयोग किया और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए, कैपिटल बी से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम। अब चूंकि इस नियम को बायो-सेवर्ट ने दिया था इसलिए इसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कामा में मैंने लिखा है, किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश द्वारा, कोई तार है, जैसे यही जो आपके सामने पेन रखी हुई है, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक तार लिया है तो इसकी अल्पांश लंबाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। तो अल्पांश लंबाई ये तार है और इसकी अल्पांश लंबाई हम मान लेते हैं, अल्पांश माने कम से कम, तो इसे हम डेल्टा एल बोल देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एल। अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा भी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जरा यहाँ देखिए, मैंने ऑलरेडी फिगर बना के रखा हुआ है, इसमें सारा सिस्टम बना हुआ है, समझिएगा। इस धारावाही चालक तार में, ये चालक तार है, इसमें धारा जब प्रवाहित होगी तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। मान लीजिए तार से बिंदु आर दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है। यानी इस क्षेत्र में हम अगर किसी वस्तु को ले आएँ तो उसमें आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, कोई सुचालक अगर वस्तु ले आए तो उसमें आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण। तो तार से हम मान लेते हैं पी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करेगी, जरा देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो डेल्टा बी है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब चूंकि ये अल्पांश लंबाई, यहाँ से यहाँ तक मैंने देखो तार लिया है, और तार के अल्पांश लंबाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मैंने इसमें तार की लंबाई लिया है और इसकी लंबाई को डेल्टा एल से। और इस तार में कितनी धारा बह रही है, आई। ठीक है, इस तार में आई धारा बह रही है। तब ये जब धारा चलेगी तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम मान लेते हैं कि तार से स्मॉल आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है,
स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है। और ये जो मैंने एक रेखा खींचा, जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वह इस तार से कितने अंश पर है, थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है डेल्टा बी। तो ये जो है डेल्टा बी देखिए किन किन बातों पर निर्भर करेगा। एक तो तार में प्रवाहित धारा, ठीक है, दूसरा अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, तीसरा थीटा। अब थीटा के साथ ले लेंगे ज्या रूल, ठीक है, ज्या रूल लेंगे यानी साइन लेंगे। और यहाँ बिंदु P से तार तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो डेल्टा बी किन किन बातों पर निर्भर करेगा, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू I यानी धारा पर, समीकरण 1, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, समीकरण 2, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, समीकरण 3, और डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण 4। अब इन चारों समीकरणों को अगर संयोजित करें, ठीक है ना, चारों समीकरणों को संयोजित करें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r², यानी आई डेल्टा एल साइन का ऊपर और नीचे r²। अब ये देखिए, ये जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा μ0/4π। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि तार के चारों ओर हवा या निर्वात हो, यानी तार के चारों ओर या तो फिर हवा हो या फिर हवा ना हो। हवा ना हो रहे मतलब जब हवा नहीं रहेगा तो उसे कहते हैं निर्वात होगा। तो उस स्थिति में जब प्रोपोर्शनल वो अनुक्रमानुपाती जब हटेगा ना तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा μ0/4π, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे μ0 का नाम क्या है, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता। अभी आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ पे हवा या निर्वात की विद्युतशीलता था एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट जो है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। और μ0 की वैल्यू क्या होती है, तो μ0 की जो वैल्यू होती है 4π गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। न्यूटन μ0 बराबर 4π गुणे 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो ये है इसका μ0 का मात्रक। अब देखिए जो इसमें I था वो क्या है, जरा देख लेते हैं। देखिए I क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो I बराबर धारावाही चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा, यानी जो मैंने तार लिया है अल्पांश लंबाई की उसमें कितनी धारा बह रही है I। डेल्टा एल क्या है, तार की अल्पांश लंबाई, मतलब जहाँ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब। और थीटा है अल्पांश के मध्य बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश के बीच का कोण है, ठीक है। और ये R बराबर है अल्पांश के मध्य बिंदु से P की दूरी, ठीक है। R क्या है, अल्पांश के मध्य बिंदु से P की दूरी। तो इस तरीके से ये हमारा बायो सेवर्ट का नियम यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें।